टेल मी योर जर्नी की किस तरीके की जर्नी रही है आपकी अभी तक की? हमने अगरबत्ती एक्सपोर्ट से शुरू किया। तब अगरबत्ती हाथ से बनाई जाती थी, क्वालिटी बहुत पुअर थी उसकी, और मेरी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी पकड़ थी, तो मैंने ज़बरदस्त पैकेजिंग डिज़ाइन करी। इंडिया में टेक्नोलॉजी लोग फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, तो क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं है उस वजह से पीछे हो रहे हैं? मेरा मानना ये है कि इंडियन बहुत ब्रिलियंट है, बहुत दिमाग है, इसीलिए आप देखेंगे कि बाहर की टॉप, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल, हेड कौन कर रहा है? इंडियन हेड कर रहा है। लेकिन जब दिमाग ज़्यादा होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आज आपने 2 लाख का फ़ोन खरीद लिया, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, आप उसकी मैनुअल नहीं पढ़ोगे, भले ही फिर आपसे उसकी डिग्गी नहीं खुल रही, रिवर्स गियर नहीं लग रहा। ऑटोमेशन क्यों आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है, या फिर आप कितने का टर्नओवर कर रहे हो और अब ऑटोमेशन की आपको ज़रूरत है, इस पे आप कुछ बात करना चाहेंगे लोगों से? अगर आप बिजनेस कहते हो अपने बिजनेस को, तो इसका मतलब आपको ऑटोमेशन की ज़रूरत है, और इसी कारण से बिजनेस छोटे से रह जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। दोस्तों, आपको पता है कि मेरे पॉडकास्ट में आपको सिर्फ अनफिल्टर्ड बातें सुनने को मिलती है। अनफिल्टर्ड बातें इसलिए मैं आपको सुनाती हूँ ताकि आप उससे इंस्पायर हो पाओ, या फिर सामने वाले पर्सन से जुड़ के आप अपने आप को ऑटोमेट कर पाओ। ऑटोमेट वर्ड ये नया आप सुन रहे होगे मेरे मुंह से, है ना? क्योंकि आज मेरे साथ जो गेस्ट है वो ऐसे गेस्ट है जिन्होंने अपने बिजनेस को सिर्फ ऑटोमेट नहीं किया, बल्कि अपने साथ के थाउजेंड्स ऑफ बिजनेस को ऑटोमेट किया, और एआई के थ्रू कैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप उसे स्मार्टर वे में अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हो, रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो, इस पे ध्यान दिया। क्योंकि उनका एक क्रिस्टल क्लियर मिशन है कि जितने बिजनेसेस हैं भारत के, उनमें से चुनिंदा बिजनेस को, चुनिंदा एंटरप्रेन्योर्स को फॉर्च्यून कंपनी बनाना। और ये एक बड़ा मिशन होता है, क्योंकि अगर भारत को विकासशील से विकसित देश बनना है तो ये मिशन को जो अपनाते हैं ऐसे लोग होने चाहिए, और ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे बिजनेस को वो तैयार भी करना चाहते हैं जिनसे वो उस अपने सपने को पूरा कर पाए। तो क्या आप हैं तैयार अपने बिजनेस को फॉर्च्यून बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए? अगर हाँ, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपने स्टार्टअप को भी एक बड़े बिजनेस में, एक बड़े रेवेन्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी आज हम जानेंगे संजीव जैन जी से। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। मैं उनका ज़्यादा इंट्रो नहीं दूंगी, उन्हीं से उनकी जर्नी पूछूंगी, और आप खुद जानिए कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की। स्वागत है सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू एकता, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आई लिसन्ड मोर अबाउट यू कि योर जर्नी इज़ वेरी ट्रांसफॉर्मेबल। आपने बहुत कुछ किया है, आपने स्विच किया है चीज़ों को, पैशन को फॉलो किया है। सो जस्ट टेल मी योर जर्नी की किस तरीके की जर्नी रही है आपकी अभी तक की? तो आई एम अ टेकी एट हार्ट। साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से ही, लेकिन फिर जो है फादर ने एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया, तो उन्होंने मुझे बोला, तो मैं कॉमर्स में चला गया। आई डिड माई MBA फ्रॉम IIFT दिल्ली, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस था तो फॉरेन ट्रेड की ट्रेनिंग Yes. मैंने ली। और उसके बाद में तब शुरुआत में हमने अगरबत्ती एक्सपोर्ट से शुरू किया। तो तब अगरबत्ती हाथ से बनाई जाती थी, क्वालिटी बहुत पुअर थी उसकी, और मेरी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी पकड़ थी, तो मैंने ज़बरदस्त पैकेजिंग डिज़ाइन करी। बाहर गया, कनाडा गया, अमेरिका गया, वहाँ से सैंपल लेके आया, और वो सारी पैकेजिंग नई बनाई, मशीनें लेके आया, जिससे कि अगरबत्ती जो हाथ से बनाई जाती थी उस समय, तो पहली फैक्ट्री इंडिया में लगाई जो कि मशीनों से उसको बनाती है। तो बल्कि इनफैक्ट हमें ITC ने अप्रोच किया अपने मंगलदीप ब्रांड के लिए, तो उसकी भी फैक्ट्री मैंने डाली। तो इट इज़ द नंबर 2 सेलिंग ब्रांड इन इंडिया। या मंगलद्वीप, मुझे लगता है हर किसी ने सुना है, हर किसी के घर में वो बिल्कुल जलता है। बिल्कुल। तो फिर वो फैक्ट्री लगाई, फिर इसी प्रकार से इसी से रिलेटेड कई सारे बिजनेस किए। अब आज की डेट में वो छोटा सा बिजनेस अब 57 कंट्रीज़ में सप्लाई करता है। 57? हाँ जी, हाँ जी। और 600 बड़े बड़े जो हाइपर मार्केट्स ऐसे कारफोर, वॉलमार्ट, आपने नाम सुना होगा, टारगेट का नाम सुना होगा, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में सप्लाई करता है। फिर उसके बाद में, लेकिन फिर भी मेरे को टेक्नोलॉजी का शौक़ बहुत था, और जितना मैं कर सकता था मैं उतनी टेक्नोलॉजी लगा चुका था डेल्टा और आरती अगरबत्ती में। तो फिर मैंने स्विच किया टेक्नोलॉजी बिजनेस में, TNS, टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स। इस बिज़नेस के अंदर में जो है हम लोग बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, 27 एयरपोर्ट्स अब तक हम कर चुके हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे IOCL, पावर ग्रिड, NTPC, रेलवेज़, फिर इसी प्रकार से कई सारी मिनिस्ट्रीज़ में पूरा IT का नेटवर्क, डेटा सेंटर, तो एकदम हार्ड कोर टेक्नोलॉजी का काम।
तो इसमें हमारे पास 300 लोगों की टीम है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड काम हम लोग करते हैं। और उसके बाद में रियल एस्टेट में अपने फादर को हेल्प किया, तो रियल एस्टेट लीजिंग का बिजनेस में हेल्प किया। फिर अगरबत्ती से रिलेटेड ही हमने रिटेल चेन शुरू करी, द फ्रेग्रेंस पीपल के नाम से, तो ये भी इंडिया में काफ़ी बड़ा रिनाउंड Yes. ब्रांड है। और फिर ये सब करते करते दौरान कई सारे लोगों को हेल्प करना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल्स जो मैंने फेस करी, बहुत सारे चैलेंजेस मैंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्व किए। और कई लोग मुझसे पूछने आते थे कि अरे आप इतने सारे काम कर रहे हो और आप आराम से बैठे हो और हमें तो इतनी तकलीफ़ आ रही है। तो मैंने धीरे धीरे वही ज्ञान, वही कोचिंग सिर्फ शेयर करता था मैं, वो आते रहते थे और धीरे धीरे वो अपने आप में ही एक कंसल्टिंग बिजनेस हमारा बन गया, CUIT बॉक्स। और फिर इसका मिशन भी हमने बनाया कि जो दिक्कतें तकलीफ़ मैंने झेली हैं, मे बी इट इज़ टाइम दैट वी शुड शेयर, कि दूसरे लोगों को उतनी तकलीफ़ ना झेलनी पड़े और हम उनको ये सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकें। सर मुझे एक बात बताइए, क्योंकि हम थोड़ा इसको डीप लेके चलते हैं। इंडिया में टेक्नोलॉजी लोग फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उन्हें लगता है इसके बिना भी काम हो सकता है। जब तक गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पुश नहीं करती है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आपका काम होगा, तब तक बहुत जगहों पे इसे नहीं लिया जाता है। उसी को कंपेयर करें हम फॉरेन कंट्रीज से, तो वहाँ टेक्नोलॉजी हाथों हाथ लिया जाता है, वहाँ हर चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि इस रीज़न की वजह से इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि बहुत कैलिबर है जिसमें, लेकिन ड्यू टू टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं है, उस वजह से पीछे हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक और बिल्कुल सटीक विश्लेषण मैं बोलूँगा। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि इंडियंस बहुत ब्रिलियंट हैं, तो बहुत दिमाग है। इसीलिए आप देखेंगे कि बाहर की टॉप, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, हेड कौन कर रहा है? इंडियंस हेड कर रहा है। रिसर्च कौन कर रहा है? इंडियन रिसर्च कर रहा है। सॉफ्टवेयर कौन बना रहा है? इंडियन सॉफ्टवेयर बना रहा है। लेकिन जब दिमाग ज़्यादा होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि आज आपने 2 लाख का फ़ोन खरीद लिया, 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, आप उसकी मैनुअल नहीं पढ़ोगे, भले ही फिर आपसे उसकी डिग्गी नहीं खुल रही, रिवर्स गियर नहीं लग रहा, राइट। हाँ, बिल्कुल। तो क्या होता है कि इंडियंस, क्योंकि दिमाग ज़्यादा है, तो वो सिस्टम नहीं फॉलो करना चाहते, वो ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, वो प्रोसेस नहीं बनाना चाहते। वही सेम इंडियन जब वो बाहर चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाते हैं, और वहाँ पे तो उन्हें सिस्टम फॉलो ही करना ही पड़ता है, उनके रूल्स सीखना ही पड़ता है, और तो वो सडनली आप देखेंगे कितना ग्रो कर जाता है। वही सेम पर्सन आप कहते हो कि यहाँ तो ये नालायक था, बुद्धू था, वहाँ जाके इतने लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमा रहा है। तो दिस इज़ द सीक्रेट। तो ये तो देखिए, यही कारण है कि हमारे यहाँ कई सारे बिजनेस ओनर्स बहुत ब्रिलियंट होने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिक सिस्टम, बेसिक प्रोसेस उसको फॉलो नहीं करना चाहते, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। बिल्कुल, आपने बहुत सच्ची बात कही है, और इस चीज़ों से हर कोई मुझे लगता है ताल्लुक़ रखता होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल है हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप एक प्रॉपर डिटेल्ड वे में ऑटोमेशन क्यों आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है, या फिर आप कितने का टर्नओवर कर रहे हो और अब ऑटोमेशन की आपको ज़रूरत है, इस पर आप कुछ बात करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, अगर आप बिजनेस कहते हो अपने बिजनेस को, तो इसका मतलब आपको ऑटोमेशन की ज़रूरत है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो अपने काम को, तो आपको ऑटोमेशन की ज़रूरत है। अगर आप ग्रोथ ज़्यादा और स्ट्रेस कम चाहते हो, तो फिर आपको ऑटोमेशन की ज़रूरत है। कारण बहुत ही सिंपल है कि आपको ज़्यादा काम करना है कम टाइम में, तो आप खुद नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या कि औरों से करवाना है। औरों से कोई भी काम ठीक तरीके से तभी कराया जा सकता है जब वो प्रोसेस ड्रिवन हो, उसके लिए प्रोसेस बनाए जाएं। और कम लोगों से ज़्यादा काम तभी कराया जा सकता है जब वो ऑटोमेटेड हो, उसमें हर एक चीज़ मैनुअल ना हो। ज़्यादातर बिजनेस के अंदर में काम कैसे करना है, क्या काम करना है, ये सिर्फ ओनर को पता है। उन्होंने टीम भले ही रख ली है, लेकिन वो टीम भी गाइडेंस के लिए ओनर के पास ही जाती है। और दिमाग तो सिर्फ एक है, हाथ बहुत सारे हैं, और इसी कारण से बिजनेस छोटे से रह जाते हैं। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और उसको अगर आप ग्रो करना चाहते हो, तो आपको टेक्नोलॉजी, AI, ऑटोमेशन, इसके बगैर आप नहीं कर पाओगे। सर बहुत से लोग ना एंटरप्रेन्योर्स के स्किल की बात करते हैं, माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करते हैं। तो आपके हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए उसे सक्सेसफुल बनने के लिए? सबसे पहले इनफैक्ट मैं तो अपने कोचिंग में, ट्रेनिंग्स में, मैं सबसे पहले सिर्फ माइंडसेट पर ही फोकस करता हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी लगानी है, सिस्टम लगाना है, ग्रो करना है,
तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे। तो मेरी जो सेइंग है वो है सिस्टमैटिक बिफोर ऑटोमेटिक। तो अगर आप पर्सनल सिस्टम नहीं बना सकते तो आप अपने बिजनेस के सिस्टम नहीं लगा पाओगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आज आपका काम करने का कोई तरीका नहीं है, आप कभी भी चले जाते हो, कभी भी आ जाते हो। आपने कोई प्लान ही नहीं किया कि इस पूरे हफ्ते में क्या क्या होना है, टीम से क्या बात करनी है, किससे कैसे बात करनी है, क्या पूछना है। ठीक है, डेली जो हो रहा है आप देख ही नहीं रहे, पिछले हफ्ते क्या हुआ आपने देखा ही नहीं। तो ऐसे में आपका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना है तो सबसे पहले हमें सिस्टमैटिक बनना होगा। तो क्योंकि देखिए क्या होता है कि आज जो है, जो भी ज़्यादातर बिज़नेस ओनर है वो फायर फाइटिंग में बिजी हैं। कभी एक प्रॉब्लम, कभी दूसरी प्रॉब्लम, कभी तीसरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होंगी, राइट, क्योंकि सिस्टम नहीं है। इस तरह से जैसे कि आप एक बीच पे गए और वहाँ पे आपने रेत का घर बना लिया, जब आप सुबह आओगे तो कितना भी बड़ा घर बनाया हो तो वो आपको मिलेगा नहीं, राइट, क्योंकि वो रेत का घर था, उसमें कोई सिस्टम नहीं था, कोई प्रोसेस नहीं था। आप अगर सिस्टमैटिकली हर एक चीज़ का एक तरीका डिसाइड करेंगे तो वो हो गया कंक्रीट और लोहे की तरह से। वो उस घर के ऊपर अगले दिन आएंगे तो आप नया फ्लोर बना सकते हैं, उसको और बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी काम करने, हमारी दिनचर्या में, हमारी डे, हमारी वीक, इसको सिस्टमैटिक बनाना होगा। तभी आप वाकई में एक प्रॉपर बिजनेस डेवलप कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। सर अब ये बताइए कि अगर कोई अपने बिजनेस में ऑटोमेशन नहीं लाता है, ऑटोमेटेड वे में काम नहीं कर रहा है, तो उसको किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या उसके लिए चुनौती बन जाती है? उनके लिए तो एआई ही बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि देखिए एआई का मतलब है चेंज। आज की डेट में कहते हैं ना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। सिर्फ चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ बदलाव, कहीं पे पेंडेमिक, कहीं पे वॉर, कहीं पे वेदर का कोई इवेंट। तो हमारी इन्वायरमेंट में कंटिन्यूस चेंज है और इस कंटिन्यूस चेंज के लिए ये डिमांड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, कि आप अपने आप को, अपने बिजनेस को तुरंत अडेप्ट कर पाएँ। अमेरिका की मार्केट बंद हुई तो आप यूरोप के हिसाब से प्रोडक्ट बना पाएँ, राइट। तो और इसके लिए तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही आपको फ्लेक्सिबल बनाती है। तो आप अगर एक ऐसे पेड़ है जो कि तूफान के अंदर में झुक नहीं सकता, तो फिर वो पेड़ टूट ही जाएगा, राइट। तो ये आपको एआई और टेक्नोलॉजी, आज के दौर में आप उससे दूर रह ही नहीं सकते। एआई पे आपने बात की अभी, एआई आपकी नज़र में क्या है और बिजनेस के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रहा है? क्या वो, एक एक करके हम बात करेंगे, क्या वो बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला है या लोगों की नौकरी खा रहा है? क्या हो रही है चीज़ें? तो एक था पहला सवाल लेते हैं आपका कि एआई क्या है। तो एआई जो है, अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो उनके लिए सेकंड ब्रेन है और एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। आज की डेट में एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या है कि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। आपने लोग भी भर्ती कर लिए, बट उन लोगों को भी आप ही से वेट है कि क्या डिसीजन आप लोगे। तो 10 लोग रखोगे तो वो 10 लोग और आपसे पूछेंगे कि सर क्या करना है। एम आई राइट? Yes. तो हाथ तो बहुत सारे हैं आपके पास, बट दिमाग बहुत कम है। और एआई इसी प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करता है। अब आप अपने काम करने के तरीके को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को एआई में डाल के अपने कॉपी बना सकते हैं और उससे आपकी जो डिसीजन मेकिंग है एआई हैंडल कर सकती है। आपकी टीम को इंस्ट्रक्शन एआई दे सकती है। आपका प्रपोजल खुद नहीं बनाना, एआई बना देगी, आप ही के तरीके से बनाएगी। आपको ड्राइंग बनानी है, आपको वीडियो बनानी है, आप ही के तरीके को कॉपी करके बिल्कुल वैसा ही आउटपुट निकाल के देगी। तो एआई इज़ अ सेकेंड ब्रेन। फिर इसी के अंदर में आज एज अ एंटरप्रेन्योर आप मे बी सेल्स में बहुत अच्छे हैं या आप प्रोडक्शन में बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी एरियाज़ का क्या? तो आपको फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, आपको डिजिटल मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, ना ही इतना टाइम है, ना ही इतने पैसे हैं कि आप किसी को बुलाएं, किसी को हायर करें। लेकिन एंटर एआई, तो फ्री आपके फ़ोन पर कोई भी आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड का सब्सक्रिप्शन डालिए और उसको हर एरिया की एक्सपर्टीज़ है। तो वो आपके दिमाग को कई गुना बढ़ा देता है। वो आपके लिए फाइनेंस एक्सपर्ट भी है, वो आपके लिए मार्केटिंग का एक्सपर्ट भी है, वो आपके लिए एक्सपोर्ट कंसल्टेंट भी है। सिर्फ सवाल पूछना आना चाहिए।
फिर सेकंड चीज़ जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आज ना अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, सिर्फ हिंदी आती, तो आप बहुत लिमिटेड हो। आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे और आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो जब तक कोई ऐसा पर्सन आपके साथ ना जुड़े जो कि अंग्रेज़ी समझता है, तो बहुत सारी दुनिया आपके लिए लॉक्ड है। एम आई राइट? यस। तो एआई जो है वो यूनिवर्सल ट्रांसलेटर का काम करती है। तो आप सिर्फ टेक्स्ट लिखिए, उस टेक्स्ट की वो इमेज बना देगी। आपको नहीं आता बट उसे आता है। मुझे गाना नहीं आता, मैं suno.com में डालता हूँ टेक्स्ट कि मुझे ये गाना बनाना है, गाना बन के तैयार, बिकॉज एआई को आता है। एआई गाने की लैंग्वेज बोलता है, एआई डिज़ाइन की लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। तो एआई को आप टेक्स्ट डालो तो जो डॉक्टर हैं वो उससे मेडिसिन बना लेते हैं, ठीक है ना। जो रिसर्चर है उससे डीएनए और प्रोटीन बना लेते हैं। जो लोग स्पेस साइंटिस्ट हैं वो उससे जो है रॉकेट के डिज़ाइन बना लेते हैं। तो एआई इज़ ए यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। उसको सारी नॉलेज है, उसको सारे डोमेन्स का ज्ञान है और आपके लिए वो कोई भी भाषा बोलने को तैयार है। आपने अभी एआई की बात की, तो क्या ऐसा अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब मैं भी स्टार्टअप शुरू करता हूँ और एआई के हेल्प से मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मुझे किसी टीम की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों के मन में एक बात आ जाती है कि सारा काम तो मेरा एआई कर देगा, चाहे एडिटिंग हो, चाहे मुझे किसी से प्रपोजल सबमिट करना हो या मुझे एक पिच डेक बनाना हो, सब एआई कर देगा। तो क्या आप अकेले एज अ एंटरप्रेन्योर पूरी की पूरी आप एआई के थ्रू आप सारा क्लाइंट आप ले सकते हो या आपको टीम की ज़रूरत पड़ती है? जो आपका सवाल है उसके दो भाग हैं। पहला भाग ये है कि हाँ, आप अगर सोलोप्रेन्योर स्टार्ट करना चाहते हो तो बिगेर टीम के भी एआई इस काम को बहुत आसान बनाता है। बिजनेस का प्लान बनाना, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन बनाना और उसको पिच करना, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल्स के लिए वेबसाइट बनाना, उसके लिए इंस्टाग्राम रील्स बनाना और इवन उसकी डिलीवरी के लिए प्रपोजल्स तैयार करना, तो ये बहुत आसान हो गया। बट जब हम बात करते हैं सेकंड कि अब उसको हमें ग्रो करना है, ग्रो करने का मतलब ज़्यादा क्लाइंट से बात करना, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, तो फिर उसमें लोगों की ज़रूरत है। तो आप कोई चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हो तो और कम रिसोर्सेज में ज़्यादा काम करना चाहते हो तो एआई उसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है और छोटी कंपनियों के लिए एकदम चमत्कारी सॉल्यूशन है। तो मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी इंडियन एसएमईज़ हैं उनके लिए तो वरदान है, क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास तो लाखों लोग और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, कंसल्टेंट, सब कुछ पहले से ही अवेलेबल था। उनको एआई नहीं भी मिलती तो भी उनकी गाड़ी चलती रहती। बट आपके लिए तो एआई वरदान है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की तो फिर आपको बहुत अच्छी टीम चाहिए, क्योंकि एआई का इस्तेमाल अपने आप तो होगा नहीं। तो एआई कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, लेकिन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करानी है ये तो ह्यूमंस ही डिसाइड करेंगे। तो आपको ऐसे लोग अपनी टीम में चाहिए जो कि इन्हीं एआई टूल्स का सही इस्तेमाल कर पाएँ। तो फ़र्क ये पड़ जाएगा कि अब आपको फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, तो आपको 50 लोग रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे 5 लोग रखिए जो कि एआई का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट इंडस्ट्री अलग होती है, सर्विस इंडस्ट्री अलग होती है सर। अब इसमें जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री वाले हैं ना, ये जानना चाहेंगे और सर्विस इंडस्ट्री वाले ये जानना चाहेंगे कि उनके बिजनेस में ऑटोमेशन कैसे वर्क करेगा। सो क्या दोनों के लिए सिंपल यूनिक फंडा है या दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर आप अपनाते हैं? देखिए, ओवरऑल फ्रेमवर्क तो एक ही रहता है, ठीक है ना। तो जो भी बिज़नेस है, मेरा जो फ्रेमवर्क है मैं उनसे कहता हूँ सबसे पहले अपने बिज़नेस का पर्पस और प्लान तैयार करिए। जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके काम का पर्पस क्लियर नहीं है, तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे। क्योंकि आज आप गाड़ी में बैठते हो तो सबसे पहले जीपीएस ही लगाते हो, राइट, ठीक है ना। और उसके बाद में सेकंड चीज़ आ जाती है पीपल। तो लोग तो सर्विस बिजनेस में भी होते हैं और प्रोडक्ट बिजनेस में भी होते हैं। अच्छी टीम, लॉयल टीम, अच्छा कल्चर सर्विस में भी चाहिए और वो ये प्रोडक्ट में भी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है ऑपरेशंस। तो उसके लिए जो तीसरा पी है वो है प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, जो आप भी ले रहे हो, प्रोडक्ट में भी ले रहे हो और सर्विस के भी ले रहे हो, वो ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए प्रोसेस आपको भी चाहिए और उनको भी चाहिए। उसमें भी 5 स्टेप हैं, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में 15 स्टेप हो, सर्विसेज में 5 स्टेप हो, लेकिन वो स्टेप सही से नहीं होंगे
तो क्लाइंट आपका भी नाराज़ होगा और उनका भी नाराज़ होगा। टाइम से आपको भी देनी है सर्विस और प्रोडक्ट की सप्लाई भी टाइम से देनी है। तो इसीलिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक स्टेप्स चेंज हो जाते हैं। तो हम जब ट्रेनिंग करते हैं तो उसी ट्रेनिंग के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बैठी होती हैं, उसी के अंदर में ट्रेडिंग कंपनीज भी बैठी होती हैं, उसी के अंदर में हॉस्पिटल भी होते हैं, उसी में कई सारे होटल और रिजॉर्ट्स भी होते हैं, उसी में कंसल्टेंट भी बैठे होते हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस भी होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस का कंसेप्ट तो सेम ही रहता है। यानी कि अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि प्रोडक्ट के लिए अलग है और सर्विस के लिए अलग है, तो ऐसा नहीं है, फ्रेमवर्क इज सेम, बट यू हैव टू फॉलो दिस। एक बहुत जो इम्पोर्टेंट सवाल मेरे मन में आ रहा है ना सर, कि 5 करोड़ लगभग इंडिया में एसएमईज हैं मेरे हिसाब से, अगर मैं सही आकलन कर रही हूँ तो उनमें से आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी कंपनीज होगी जो कि फॉर्च्यून में आप पहुंचा सकते हैं, या आपको लगता है कि आने वाले समय में इससे आप बहुत बड़े लेवल पे रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है इनका? तो एकता क्या है कि ये एक्चुअली में काफ़ी टफ है। तो ये इजी चैलेंज नहीं है जो हमने लिया है, ये काफ़ी टफ चैलेंज है, क्योंकि इस समय केवल 9 भारतीय कंपनियां फॉर्च्यून 500 में हैं। और भले ही इंडियंस जो हैं माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को हेड कर रहे हैं, बट ये कंपनियां इंडियन नहीं हैं, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, हम लोग जो स्कूल और कॉलेज में ट्रेनिंग हमें मिलती है, तो वहाँ पर हमारे को प्रैक्टिकल बिजनेस को चलाने की ट्रेनिंग नहीं मिलती। कई सारे लोग, जितने भी लोग मैं देखता हूँ, सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, बट सब लोग अपनी अपनी सॉल्यूशन इन्वेंट करते हैं। तो एवरीवन इज़ री इन्वेंटिंग द व्हील। ठीक है ना। और अनफॉर्चुनेटली इसी कमी को फिर हम दूर करना चाह रहे हैं CUIT बॉक्स के माध्यम से, कि हर एक बिजनेस चाहे कोई भी हो, उसका काम करने का एक तरीका, एक प्रोफेशनल तरीका होता है और एक जुगाड़ होता है। तो उस जुगाड़ से बाहर आना होगा, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा। एक तरफ में ऐसे बिजनेस हैं जिनके लिए एक रेस्टोरेंट का एक दुकान चलाना भी मुश्किल हो रहा है, और एक तरफ मैकडोनल्ड जैसे MNCs हैं जो 50,000 यूनिट चला रहे हैं, और किसी दिन तो 10-10 भी वो दुकानें खोल देते हैं, राइट। तो इसका डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है माइंडसेट, डिफरेंस है टीम, और डिफरेंस है टेक्नोलॉजी। तो ये तीन ही चीज़ें मेरे हिसाब से मैटर करती हैं, और बेहद आसान है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमने मुहिम शुरू कर दी है और हम लोग जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हर साल जो है मैं हज़ारों लोगों से बात करता हूँ, जल्दी लाखों हो जाएंगे, और उनमें से हमारे को जो है ऐसे क्लाइंट ज़रूर निकल के आएंगे जो कि इंडिया का नाम रोशन करेंगे और फॉर्चून लिस्ट में भारत को पहुँचाएंगे। सर, अब जैसे आपने मैकडोनल्ड की बात की, या मैं हॉस्पिटल चेन्स की ही बात कर लेती हूँ, ठीक है। अब सपोज़ एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, Cloud9, ठीक है। Cloud9 भी डिलीवरी करवा रहा है, एक सिंपल जो नॉर्मल लोकल हॉस्पिटल है वो भी डिलीवरी करवा रहा है, बट उनके पैकेजेस में काफ़ी अंतर है। वो एक बहुत प्रीमियम टिकट ले रहा है और एक जो है नॉर्मल हॉस्पिटल लो टिकट ले रहा है। तो क्या हम AI ऑटोमेशन के थ्रू, जैसे मैं मैकडोनल्ड की बात कर ले रही हूँ, रास्ते में चलते हुए आपको 50 रुपए के भी बर्गर मिल सकते हैं, लेकिन आप मैकडोनल्ड का एक प्रीमियम, एक पैकेज्ड फूड आप लेते हो और उसके लिए आप पैसे भी देते हो, सेम बंदा है लेकिन पैसे वहाँ दे रहा है। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, जो बिजनेस ओनर्स है, कि वो भी प्रीमियम हाई टिकट सेल कर पाए और अपने आप को मजबूती से अपने क्लाइंट्स के सामने प्रेजेंट कर पाए? आप ये देखो कि बात जो है यहाँ पे ना, वो प्राइस की नहीं है, आप किस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो। कुछ लोग जो है मास मार्केट टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है लग्जरी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेन जो फंडामेंटल क्या है वो है कंसिस्टेंसी। अगर हम Cloud9 की बात करते हैं या मैकडोनल्ड की बात करते हैं, तो आपको ये श्योरिटी है कि चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप कोचीन में हो, ठीक है, चाहे आप अहमदाबाद में हो, बर्गर का टेस्ट एग्जैक्टली वैसा ही होगा, उतने ही टाइम में बन के आ जाएगा, और कोई हेल्थ का उसमें संकट नहीं होगा, क्वालिटी वही होगी, क्लिनलीनेस वही होगी। दैट इज़ व्हाट यू पे फॉर। तो मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज़, कई सारे बिजनेस ओनर हैं जो कि खुद से बहुत अच्छी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसका एक सेटअप और बनाते हैं, वो सेटअप फेल हो जाता है, क्योंकि वो सेम क्वालिटी, सेम कंसिस्टेंसी नहीं डिलीवर कर पाता। तो सीक्रेट ये है। तो आपका आइडिया क्या है, आप किसको सर्व कर रहे हो,
वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, लेकिन उस स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बनाएगी टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स। वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी की हेल्प नहीं ले रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा है ये सारी चीज़ें पॉसिबल है भी। अब आपने, मुझे लगता है कि आपका एक्सपीरियंस 25 ईयर्स से भी ज़्यादा है ग्राउंड लेवल का। तो जो एक एंटरप्रेन्योर है उसको आप ये बताइए सर, जो बहुत ज़रूरी है, कि आपने किस तरीके के हर्डल्स को देखा अपने लाइफ में और आपको लगा कि नहीं अब ये चीज़ें कोलैप्स हो सकती है, लेकिन फिर आपने उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू और अपने जो आप टूल्स अपनाते हैं उसको, उसके थ्रू आपने उस चीज़ों को ओवरकम किया। तो एज अ बिजनेस ओनर हमारा काम ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आप ये सोचो कि बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फिर इम्पॉसिबल। आप छोड़ी तो बिजनेस ना ही करो, वो हो नहीं सकता, ठीक है ना। सेम प्रॉब्लम को रोज सॉल्व करना वो बिजनेस नहीं, वो बेवकूफ़ी है। तो मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि मैं अगर एक ही प्रॉब्लम को हफ्ते में 2-3 बार सॉल्व कर रहा हूँ तो इट इज़ नॉट गुड यूटिलाइजेशन ऑफ माई टाइम। तो मैंने कहा कि इसके लिए, क्योंकि मैं साइंस का बंदा हूँ, टेक्नोलॉजी का बंदा हूँ, कोई तो तरीका होगा। तो मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो एक्सपोर्ट बिजनेस है उसके अंदर में जो माल जाता है वो उसको डब्बों में पैक करना होता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि कभी हमारी टीम जो है डब्बा जो है किसी साइज़ का बना देती थी, क्योंकि सेम क्वांटिटी को पैक करने के लिए जो है आप अलग अलग साइज़ के डब्बे बना सकते हो। आप 4x6 का डब्बा बना सकते हो, 12 ही पीस आएंगे उसके अंदर में। 6x2 का डब्बा बना सकते हो, 12x1 का डब्बा बना सकते हो। और इसकी वजह से क्लाइंट जो है हमसे बहुत नाराज़ हो रहे थे और चार्ज बैक भी कर रहे थे, पेनल्टी भी लगा रहे थे, क्योंकि टीम के पास में कोई प्रोसेस नहीं था। आइटम है, साइज़ है, 12 का चाहिए, बना दिया। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने इसको स्टडी किया, जो कार्टन बनाने वाले हैं उनको बुलाया। मैंने कहा भाई आप डब्बे को कैसे कैलकुलेट करते हो, साइज़ कैसे बनाते हो, इसका सही तरीका बताइए। और वो तरीका समझ करके मैंने एक एक्सेल शीट तैयार कर दी। मैंने कहा अब से जो स्टाफ है उसको सिर्फ आइटम का साइज़ डालना है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। उसके बाद में डब्बे का साइज़ हमेशा वो शीट खुद कैलकुलेट करके दे देती थी और हमेशा एक जैसा। तो उस बात को अब 15 साल से ज़्यादा हो गए और वो प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं आई। तो मेरा क्या कहना है कि आपके बिजनेस में प्रॉब्लम तो आएंगी, बट जो भी प्रॉब्लम आ रही है अगर वो बार बार आ रही है तो उसको परमानेंटली सॉल्व करिए। उसके लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई प्रोसेस लगाइए जिससे कि बार बार आपको उसमें ना पड़ना पड़े। तो एज अ बिजनेस ओनर आपका काम है नया करना, क्रिएशन करना, नई प्रोडक्ट डेवलप करना, नए रिलेशनशिप बनाना, नई टेक्नोलॉजी खोजना, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करना। वो कौन करेगा? अगर आप अपनी डे टू डे फायर फाइटिंग में लगे रह गए तो ऐसे में तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। और जो चीज़ आज की डेट में ग्रो नहीं करती उसका दूसरा नाम है कि वो मर रही है या वो इट्स डाइंग आउट। बिल्कुल। आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से भी जुड़े हुए हैं, आपने बताया आप उनके लिए भी चीज़ों को ऑटोमेशन के प्रोडक्ट की सर्विसेज और सारी चीज़ों को आप कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि इंडिया में कुछ ऐसा सेक्टर है जिसको अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू छू लें तो और वो तेज़ी से ग्रो करने लगेगा, उसमें और अच्छा रिजल्ट इंडिया को मिलने लगेगा? ये जो सवाल है उसी में इसका जवाब छुपा हुआ है। एक्चुअली में कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है, सारे ही सेक्टर ऐसे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज आप किसी भी फील्ड में आप बोलो कि हाँ जी कौन सी टैक्सी कंपनी नंबर 1 है, तो आपको ऊबर या ओला जैसे जवाब मिलेंगे। और ये टैक्सी कंपनियाँ नहीं हैं, ये टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से कोई भी बिजनेस की डोमेन को आप पकड़ लीजिए, तो प्रोडक्ट कोई भी हो, सर्विस कोई भी हो, कंपनियाँ टॉप पर वही हैं जो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। आप समझ रहे हैं? तो रिटेल की बात करेंगे, कौन नंबर 1 है? अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? कोई नहीं बनाती। हाँ, ठीक है ना। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। हर फील्ड के अंदर में आज ऐसा ही है कि आपको टेक्नोलॉजी जो है ऑप्शंस देती है और उसी बिज़नेस को बेहतर तरीके से करने का, कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट को बेटर वे में ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचाने का, स्केल करने का तरीका टेक्नोलॉजी ही है। और ये हर एक सेक्टर में ही इम्पॉर्टेंट है। ऑटोमेशन को लेकर जैसे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट काम कर रहा है, स्नैपडील और भी एक दो बड़े ब्रांड्स आए थे जो कि जिन्होंने दम तोड़ दिया। उनके दम तोड़ने के पीछे का रीज़न क्या रहा सर, जो उन्होंने गलतियाँ कर दी? देखिए अगर आप बात करें स्नैपडील की या और भी कई सारी कंपनियां जो आई, तो
इनके अंदर में जो मेजर इशू था वो था कि इनका फोकस था ग्रोथ के ऊपर। तो आज की डेट में अगर आपको ग्रो करना है तो कहते हैं कि भी फंडामेंटल तो होना चाहिए, तो ग्रो करने लायक चीज़ तो होनी चाहिए। तो आपके पास कोई कोर टेक्नोलॉजी नहीं है, आपने अपना कुछ नया बनाया नहीं है, आप केवल कस्टमर को स्ट्रैटेजी के दम पे, डिस्काउंट के दम पे सिर्फ आप मार्केटिंग कर अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जब तक कि आपके बिजनेस के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे, जो प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हो उस प्रोडक्ट के अंदर कोई चीज़ यूनिक नहीं होगी, आप जो सर्विस डिलीवर कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो आपको एंड में जो वैल्यू देनी है कस्टमर को, अगर वो वैल्यू क्लियरली डिलीवर नहीं होगी तो बिज़नेस तो आपका ज़्यादा देर सर्वाइव करेगा नहीं। बिल्कुल। और आपने जो फंडामेंटल की बात की ना, मेरे दिमाग में भी एक ही सवाल आ रहा था कि अभी जो एक एआई शो हुआ था आपका, उसमें उसमें जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से भी जो भी चीज़ें हुई, अ, मुझे ये लगता है कि फंडामेंटल अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएट कर दे स्कूल से ही शुरू करने का, जैसे आप कोचिंग्स ले रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर्स और उनको बता रहे हो, अगर बचपन से ही बच्चों के अंदर ये नींव डाल दी जाए, जो NEP 2020 आया है उसमें बच्चों को बताया गया स्किल्स के बारे में पढ़ाने के लिए, बट एक सब्जेक्ट्स को बस टच किया जा रहा है, तो आपको लगता है क्या कि इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए कि बच्चों के दिमाग में बचपन से ही डाल दिया जाए कि AI ऑटोमेशन की क्यों ज़रूरत है कंट्री ग्रोथ के लिए स्पेशली? तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये वाकई में मेरे दिल को छूता हुआ सवाल है। तो जो गलगोटिया का इंसिडेंट था वो ऑफ कोर्स एक काफ़ी ख़राब इंसिडेंट था, जिसमें कि भी उन्होंने किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को अपना ईजाद बताने की कोशिश करी। तो वैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट इससे एक सीख हमें ज़रूर लेनी चाहिए। वो क्या है कि आज आप हर एक चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, बट अगर कोई टेक्नोलॉजी में कोई काम अच्छा कर रहा है तो उससे सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरा क्या कहना है कि जैसे गलगोटिया ने कोई रोबोट इंपोर्ट किए थे, तो मैं तो बोलूँगा कि ये एक टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, रोबोट की टेक्नोलॉजी है, इंडिया को इसमें आगे बढ़ना है। तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके अंदर में फुल सपोर्ट करनी चाहिए, कस्टम ड्यूटी नील कर देनी चाहिए, इस चीज़ को बहुत ही आसान बना देना चाहिए कि हम कहीं से भी कितने भी रोबोट इंपोर्ट कर पाएँ, उनको खोल करके स्टडी कर पाएँ, ठीक है ना। यूनिवर्सिटीज़ को खुली छूट होनी चाहिए, ताकि हम जितना ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी को ऑब्ज़र्व करेंगे उतना ज़्यादा हम उसका जो है डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो एक तो मेरा पॉइंट ये है। और जो आपका दूसरा बात था कि हमें एज अ कंट्री हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि चाइना का जो बजट है एजुकेशन का, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। तो ये ज़रूर एक एरिया है जिसमें हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी इजाद है, जो भी क्रिएशन है, वो माइंड से ही शुरू होती है। अगर आज हमारी जो यंग जनरेशन है वो अगर पुअरली एजुकेटेड है, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और बहुत ही पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो और ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव हैं, सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते, और उसके बियॉन्ड भी अगर आप अफोर्ड कर भी पा रहे हो तब भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ख़राब है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, मैं तो बल्कि बोलूँगा कि सड़कों से भी पहले हमें एजुकेशन को फिक्स करना चाहिए। वेरी ट्रू सर। और आने वाले टाइम में इंडिया जैसी बड़ी पॉपुलस कंट्री के लिए तो ये डू और डाई सिचुएशन है। इंडिया में सर यही प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए कहना चाहूँगी कि आप एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब उसमें मनमानी चीज़ें हो रही हैं, और जिस लेवल के टीचर्स चाहिए या जिस लेवल की प्रैक्टिकलिटी चाहिए जो बच्चों को सीखना चाहिए वो नहीं सीख पा रहे। अगर वो सीखते तो शायद गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हो चाहे प्राइवेट स्कूल के बच्चे हो, दोनों इस कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर पाते आगे चल के, आपके लिए बर्डन नहीं बनते। ये बहुत ही हमने शायद बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है जो होना चाहिए। अभी आपको क्या लगता है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, स्पेशली स्कूल्स, क्योंकि मेन फंडामेंटल्स तो वहाँ से तैयार होता है, कहते हैं कि 14 साल तक का जो ब्रेन रहता है उनको ज़िंदगी भर के लिए चीज़ें याद रहती है। आपको क्या लगता है कि AI ऑटोमेशन को किस तरीके से उनके दिमाग में फीड करना चाहिए? जिस तरह से अभी हमारे स्कूल्स चल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं।
और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, ये सिस्टम बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगा। और जिस तरह की पढ़ाई लिखाई और जो एक रोड बेस्ड सिस्टम यानी रट्टा सिस्टम जो है कि भी आप बस पढ़ लो, थ्योरी कर लो और इसको तैयार करो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कम्प्लीटली आउटडेटेड है। क्योंकि देखिए हमारे को इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन पर जाना पड़ेगा। स्कूल्स अभी करंटली प्योरली इंफॉर्मेशन फोकस्ड हैं, वो बच्चों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो हमारी एंटरप्रेन्योर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे काम जो उनको हम रट्टे में सिखा सकते हैं, इंफॉर्मेशन में सिखा सकते हैं, वो सब हम एआई को सिखा देंगे। तो ऐसे बच्चों को फिर हम लगाएंगे कैसे? तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट होगा। तो इमीडिएट बेसिस पर गवर्नमेंट को जो है समझ करके इसको एकदम 360 डिग्री हमारे को सिस्टम बदलना पड़ेगा। और इंफॉर्मेशन की जगह में बच्चों के कैरेक्टर को, बच्चों के स्किल्स को स्कूल के लेवल से ही ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। स्कूल के लेवल से ही हमें उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखानी पड़ेगी। स्कूल के लेवल पर ही हमें उनको बिजनेस का, अलग अलग प्रोफेशंस का एक्सपीरियंस स्कूल में रहते हुए ही देना पड़ेगा, ताकि अब उनको बाहर निकल करके कोई स्टार्टिंग जॉब या इंटर्नशिप की ज़रूरत ना पड़े। दे शुड बी रेडी फ्रॉम डे वन। दे शुड बी ट्रेंड to become part of the society, working part of the society as soon as they leave their school or college। तो बहुत मैसिव चेंज आएगा। और ये अगर नहीं आएगा तो फिर बहुत मैसिव सोशल प्रॉब्लम आएगी। वेरी ट्रू सर। अभी जैसे वॉर्स का सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा, कभी भी ये भी हो सकता है कि इंडिया पे भी अटैक हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, हालांकि एक बार हो चुका है और भी चीज़ें हो सकती है। बट ऐसे वॉर्स वाले सिचुएशन में अपने जो वॉरियर्स हैं या फिर जो सिस्टम पे बैठे हुए हैं, जो बताते हैं कि आपको किस तरीके से मैदान में जाना है, किस तरीके से लड़ना है, कि आपके पास गैजेट्स होने चाहिए, उसमें एआई और ऑटोमेशन का कितना बड़ा रोल है? आपको क्या लगता है कि अगर वो इम्पैक्ट हो गया, अगर वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो बहुत सारी चीज़ों में हम एक सिक्योर हो जाएंगे, लाइक जापान एंड चाइना? तो ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या। रिसेंटली जो वॉर अभी आपने देखा बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया और बिटवीन यूएस, इज़राइल एंड ईरान, तो वहाँ पे कहाँ ग्राउंड ट्रूप्स हैं? वहाँ पे सारा का सारा जो वॉर है वो स्ट्रेटजी का गेम है। कौन से टारगेट्स को मार गिराना है, तो वहाँ पे कोई सोल्जर नहीं जा रहे, वहाँ पे ड्रोन्स और मिसाइल से सारा काम हो रहा है। उनको इंस्ट्रक्शन एआई के थ्रू दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही वेल नोन है, चर्चा की गई है कि क्लॉड एआई का इस्तेमाल करके यूएस डिफेंस ने इसके पूरा एनालिसिस किया, टारगेट सेट किए, डेली बेसिस पे जो इंटेल आ रही है उसका क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, ये सारी स्ट्रैटेजी एआई की मदद से बनाई जा रही है। तो आने वाला जो टाइम है इसके अंदर में जो है ह्यूमंस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, या आप सोचो कि भी हम राइफ़ल लेके या तलवार लेके मैदान में नहीं उतरने वाले, यानी जो अब जो वॉर हैं वो टैंक से, इवन एयरक्राफ्ट से नहीं लड़े जाएंगे, ये ड्रोन्स के थ्रू लड़े जाएंगे, रोबोट्स के थ्रू लड़े जाएंगे। और इवन जो है वॉर इस तरह से लड़े ही नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर वॉर जो है साइबर वॉर बन गई है। तो ऑलरेडी, ऑल्दो सबको नहीं पता, हम इस फील्ड में काम करते हैं, तो कंटिन्यूस कंट्रीज़ एक दूसरे को अटैक कर रही हैं, एक दूसरे के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एक दूसरे के गवर्नमेंट को इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये चीज़ कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस अटैक है। और आज इमेजिन करिए कि आप किसी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं, उनके बैंक्स को लूट लेते हैं, तो वो कंट्री तो खुद ही कोलैप्स हो जाएगी। आपको तो उसके लड़ना ही नहीं पड़ेगा, वो गवर्नमेंट ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे को इस एरिया में फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। इंडियन गवर्नमेंट इस पे ऑलरेडी काम कर रही है। मैं बोलूँगा कि और ज़्यादा फोकस करे, और ज़्यादा जो है इसमें मैन पावर की बहुत बड़ी दिक्कत है, इतनी ट्रेंड मैन पावर नहीं है, तो काफ़ी इसमें टाइम और पैसा लगाने की ज़रूरत है ताकि उस तरह की ट्रेंड मैन पावर तैयार की जाए। इस मामले में चाइना, इज़राइल, रशिया जैसी कंट्रीज़, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ वाकई में इंडिया से बहुत आगे हैं। तो हमारे को काफ़ी इसमें टाइम और पैसा लगाना है। सिर्फ जो है फाइटर जेट्स खरीदने से या
टैंक्स खरीदने से हमारा काम नहीं बनेगा। बिल्कुल। जापान और चाइना में मैंने एक चीज़ देखी है कि जो वो सोचते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तुरंत, चाहे वो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हो, आपकी ऑटोमेशन एआई से रिलेटेड चीज़ें हो, वो जो सोचते हैं वो डिलीवर कर देते हैं वो। और उनका जो प्रोडक्टिव टाइम रहता है, चाहे वो 10 to 6 कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस्ड रहते हैं। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि वो डिसिप्लिन अपनाते हैं जो इंडिया में वो डिसिप्लिन नहीं अपनाया जा रहा है, जिस वजह से वो कितना भी टेक्नोलॉजी भी ले ले तो भी वो फेल हो जाएंगे? बिल्कुल सही आपने बोला। और काम करने का जो तरीका है और डिसिप्लिन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इंडिया में दिमाग ज़्यादा होने के कारण से हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे को क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, हमारे को हम इसको बगैर जो है जैसे रेड लाइट क्रॉस भी कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई आ तो रहा नहीं है। बाहर के लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, उनको जो रूल बताया जाता है वो उस रूल को फॉलो करते हैं। और क्योंकि वहाँ पे रूल फॉलो किया जाता है तो इसके लिए हर एक काम को चेक करने के लिए सुपरवाइज़ नहीं करना पड़ता। तो जापान के लिए बहुत फेमस है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि जापान में कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया गया तो उसमें उन्होंने बोला कि भी इतना परसेंट डिफेक्ट अलाउड है। तो कहते हैं हमें ये समझ में ही नहीं आया भी अलाउड है, ये क्यों चाहिए आपको? अगर आप 1% भी बोले तो आपको क्यों चाहिए? क्योंकि उनका तो फंडा एक ही है, 0%, देयर विल बी नो डिफेक्ट, राइट। तो मैं रिसेंटली भी लास्ट ईयर जापान गया था। तो हर एक चीज़ सिस्टमैटिक, आपको ट्रेन पकड़नी है उसका पूरा सिस्टम सेट है, हर जगह में मार्किंग है, कहाँ खड़े होना है, कहाँ से टिकट खरीदना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो है हम लोग इतने इंटेलिजेंट हैं कि हर एक चीज़ अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, रूल बना है उसे फॉलो नहीं करना, अपने रूल खुद ही बनाने हैं। और इसी वजह से जो है फिर हम लोग सफ़र करते हैं। तो सर मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या रीज़न है जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम उस लेवल पे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं? उसका रीज़न है लैक ऑफ फोकस। हमारी गवर्नमेंट ने ऑल्दो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बट इंडिया इज़ अ बिग कंट्री और यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और पॉलिटिक्स है, कहीं पर फ्लड्स हैं, कहीं पर कुछ है। तो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो लेती है बट फोकस नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो चाइना का या जापान की आप बात करते हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया ब्रिक बाय ब्रिक टेक्निक का। तो कहते हैं कि अगर कोई दीवार बनानी है या तोड़नी है तो एक एक ईंट लगा दो या एक एक ईंट हटा लो, तो एक बार में वो फोकस एक चीज़ पे बनाते हैं। तो अगर हम चाइना की बात करें, वो कहते हैं कि भाई ड्रोन में चाइना एक्सपर्ट बन गया या रोबोट्स में एक्सपर्ट बन गया। तो अगर आप और बारीकी से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ ड्रोन की फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे ड्रोन की सिटीज़ हैं। पूरी की पूरी सिटी, हर एक सिटी का एक स्पेशलाइजेशन है। एक सिटी ऐसी है जो पूरी ड्रोन ही बनाती है, उसके अंदर में पूरा इकोसिस्टम है जिसमें सारी फैक्ट्रियाँ, कई फैक्ट्रियाँ हैं जो ड्रोन की बैटरी ही बनाती हैं, कई फैक्ट्रियाँ हैं जो ड्रोन के कंट्रोलर बनाती हैं, कई फैक्ट्रियाँ हैं जो ड्रोन के मोटर बनाती हैं। तो आप देख रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट ने ऐसा फोकस बनाया, इस तरह का इकोसिस्टम बना दिया कि आज अगर आप चाइना में हो, आप उस शहर में जाओ और आप फटाक से ड्रोन की नई फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो। इंडिया में भी आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे टेक्सटाइल्स के लिए गुजरात है या डायमंड। तो अब आज अगर आप डायमंड व्यापारी हो तो इट इज़ बेटर फॉर यू टू गो टू दैट प्लेस बिकॉज इट विल बी चीपर फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे आपको लेबर मिल जाएगी, उसको डायमंड को आपको इन हाउस पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो आपके लिए करके दे देंगी। तो गवर्नमेंट को इस तरह के इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम बनाने पड़ेंगे। अब वहाँ पर अगर सिगरेट लाइटर भी बनाना है तो एक शहर है जो सिर्फ सिगरेट लाइटर का स्पेशलिस्ट है, तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन के अलग शहर है या एक शहर का एक सेगमेंट है जो कि पूरा का पूरा उस इकोसिस्टम को ही सपोर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो है इस चीज़ को लेके बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पे अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो हर एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी और वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और कई केसेस में हो ही नहीं पाता। जैसे कि आप माइक्रोचिप्स को देखिए, इंडिया में कोई इकोसिस्टम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स को देखिए, कोई इकोसिस्टम नहीं है। कुछ चंद स्टैंड अलोन फैक्ट्रीज़ हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा या किसी तरह का सपोर्ट है जो वो कर पा रहे हैं, वरना आम आदमी के लिए पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल। और दैट्स वाई अगर आम आदमी नहीं बढ़ेगा तो फिर कंट्री कभी नहीं बढ़ सकता है, ये फैक्ट है।
बहुत कुछ आपसे समझने को मिला और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात समझ में आई ना कि एआई टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन, आप कुछ भी करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। और दूसरी चीज़ कि उसका फंडामेंटल अगर आप बचपन से ही डालना अपने बच्चों में शुरू कर दो, या स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसी व्यवस्था बन जाए ताकि बचपन से ही चीज़ें होनी शुरू हो जाए, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से डिलीवर हो पाएगी। और गवर्नमेंट में अगर कोई ये सुन रहा है कि क्या ज़रूरी है करने के लिए, तो सबसे पहले तो हमें उन कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीख लेने के लिए कि कैसे हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करें। हालांकि आपने बहुत अच्छी बात बताई सर कि अगर हम एक स्पेसिफिक सिटी को ही सब कुछ बनाने के लिए एक डिवाइड कर दे, ऑथेंटिकेट कर दे कि आप ये बनाएंगे, तो धीरे धीरे जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है वो पूरा हो जाएगा, वो सिर्फ चंद पन्नों पे नहीं दिखेगा। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया। और आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा। सर से अगर आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए, कमेंट करिए, आप कुछ भी जानना चाहते हैं। और अगर आप कोचिंग अटेंड करना चाहते हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे या मेल आईडी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।